Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our mains आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द पोटेंशियल एडवांटेजेस एंड रिस्क्स एसोसिएटेड विथ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी है उससे एसोसिएटेड, जो हम रूपी को इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहते हैं रूपी का, उससे एसोसिएटेड क्या क्या एडवांटेजेस हैं और उसी से एसोसिएटेड क्या क्या रिस्क्स हैं, तो उस चीज पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और मैं भी चाहूंगा कि आप खुद से भी आंसर्स लिखने की कोशिश करें, बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव। सो प्लीज ट्राई टू राइट बाय योरसेल्फ आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर, लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो जैसे इंट्रोडक्शन में मैं हमेशा बोलता हूँ, यू कैन यूज टू थिंग्स, दैट इज यू कैन डिफाइन द टॉपिक और यू कैन यूज सम फैक्ट्स। तो अभी हम लोग डिफाइन करने वाले हैं टॉपिक को, जैसे हमने इंटरनेशनल रुपीज क्या होती है उसके बारे में बताया हुआ है। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग यूज ऑफ लोकल करेंसी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स होंगे उसमें हम लोग अधिक यूज किसका करेंगे? रुपी का, लोकल करेंसी का। लोकल करेंसी क्या है हमारी? रुपी। इंटरनेशनल कर रहे हैं किसी चीज को, तो इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज को यूज करेंगे। तो अगर हमारी लोकल करेंसी जो कि रुपी है, अगर उसका यूज अधिक बढ़ता है इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में, देन इट विल लीड टू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। देखिए यूज इसका कैसे बढ़ सकता है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व करेगा ये। सबसे पहले तो ये जो भी ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन्स में रुपये का ज्यादा यूज होगा। या फिर अगर हम बात करें कि करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की, जो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हो या फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हो, तो उसमें जो है रुपी की जो यूज है उसमें अधिक होगी। इसमें क्या होगा, प्रमोट करेंगे हम रुपी का यूज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स में, और कैपिटल एंड करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स जो भी होंगे उसमें रुपी की अधिक यूज होंगी। और एक कुछ फैक्ट्स हमें लिखने चाहिए, जैसे वर्ल्ड ट्रेड में अगर अभी आप बात करें तो ग्लोबल ट्रेड में जो है जो डॉलर्स की यूज है, द यूज ऑफ डॉलर्स इन ग्लोबल ट्रेड इज 88%। तो कंप्लीटली डॉलर जो है डोमिनेट कर रहा है वो ग्लोबल ट्रेड को। और जो रुपी की यूज है इज अराउंड 7%। तो डॉलर का यूज 88% और रुपी का यूज अभी अराउंड 7% ही है। तो यू कैन सी हाउ डॉलर इज डोमिनेटिंग द ग्लोबल ट्रेड। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ग्लोबल ट्रेड में उसमें 88% डॉलर्स की होती है और ओनली 7% ही रुपीज की होती है। तो ये तो बात होगी इंट्रोडक्शन की, मैंने कुछ फैक्ट्स बताए, कुछ इनके बारे में बताया। आपको इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है वो आई होप समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बॉडी की तरफ, दैट इज एडवांटेजेस एंड रिस्क। तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट विल एप्रिसिएट करेंसी वैल्यू। जो करेंसी की वैल्यू है दैट विल बी एप्रिसिएटेड, क्योंकि क्या हुआ कि अगर इंटरनेशनलाइजेशन होता है रुपी का, रुपी इंटरनेशनलाइजेशन होता है, अगर इट इज रुपी इंटरनेशनलाइजेशन होता है तो रुपी की डिमांड बढ़ेगी ग्लोबल मार्केट में। और अगर ग्लोबल ट्रेड में, ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स में रुपी की डिमांड बढ़ेगी तो इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ेगी। किसी चीज की वैल्यू कब बढ़ती है? जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सो इट विल हेल्प इन एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी वैल्यू। इट विल मिटिगेट एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी। ये क्या होता है भाई कि अभी जितने भी जैसे पेमेंट्स होंगे, जैसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स की बात होती है तो डॉलर बेस्ड है, मैक्सिमम 88% इज वे मोर देन इनफ। तो अब क्या होता है अगर रुपी में फिर इसे एक्सचेंज करना पड़ता है, तो अब क्या होता है कि डॉलर का भी वोलेटाइल है, कभी देखते हैं कभी 80 रुपये है, कभी 84 रुपये है, कभी 90 रुपये है, कभी 75 रुपये है। तो ये जो अप डाउन है, जो वोलेटाइल वोलेटिलिटी है, ये इससे प्रॉब्लम होती है कभी कभी। तो अगर रुपी से ही रुपी डोमिनेटेड
अगर रूपी डोमिनेटेड बातें और रूपी डोमिनेटेड ट्रांजैक्शंस होगी, तो क्योंकि इंडिया में फिर वो एक्सचेंज रेट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि रूपी डोमिनेटेड ट्रांजैक्शंस हो रही है। तो जो भी एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी है दैट विल बी मिटिगेटेड। ठीक है, क्योंकि अब इंडिया के अगर रूपी डोमिनेटेड ट्रांजैक्शंस होगी तो इसलिए एक्सचेंज रेट कहीं इन्वॉल्व ही नहीं होगा, सीधा रूपी से ही बात कर रहा है, तो ये चीजें नहीं होगी। थर्ड, इट विल हेल्प अस मेक सिग्निफिकेंट सेविंग्स इन फॉर इंडियन फॉरेन रिजर्व्स। जो हमारी फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें हम सिग्निफिकेंट सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी कैन सर्कमवेंट सैंक्शंस। जो भी वेस्टर्न कंट्रीज में अगर कभी भी रुपीस को लेकर सैंक्शंस लगते हैं, लग जाते हैं कभी कभी, पर क्या होगा कि अगर वर्ल्ड ट्रेड में रुपी की परसेंटेज हाई होगी, ट्रांजेक्शंस में, वर्ल्ड ट्रांजेक्शन में रुपी की परसेंटेज हाई होगी, तो जो भी ये सैंक्शंस लगते हैं वो नहीं लगेंगे। दैट सैंक्शंस विल बी, वी कैन सर्कमवेंट दिस सैंक्शंस। ये सैंक्शंस शायद बंद हो जाएंगे अगर ट्रेड बास्केट में इंडिया की रुपी की अधिक वैल्यू रहेगी, इनकी डाइवर्सिटी लगेगी, क्योंकि सैंक्शंस ट्रेड आप करोगे तो सैंक्शंस वहां लगा नहीं सकते, को ट्रेड करना ही होगा, और रुपी डोमिनेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे तो सैंक्शंस की चांसेस वहां कम होगी। नेक्स्टली, इट विल इंप्रूव इंडिया स्टैंडिंग इन ग्लोबल एंड इकोनॉमिक पावर। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होगा, रुपी में अधिक बात होंगी, तो इंडिया की जो भी स्टैंडिंग है ग्लोबल और इकोनॉमिक पावर में, दैट विल इंप्रूव। तो ये सब कुछ बात हुई एडवांटेजेस की, और भी एडवांटेजेस हो सकते हैं, मैं चाहूंगा आप उसे कमेंट करके बताएं कि क्या क्या और एडवांटेजेस आपको लगता है कि हो सकते हैं। कमेंट करने से तो आपकी इम्प्रूवमेंट भी होगी, हमारे बीच इन्वॉल्वमेंट भी होगा, आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, आप रिलेटिव पॉइंट सोच पाओगे। तो ये तो बात होगी एडवांटेजेस की। देखिए सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज रिस्क्स। रिस्क्स क्या क्या है वो बताना है हमें। सबसे बड़ा रिस्क है दैट इट विल इम्पैक्ट ऑन आवर मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए अभी जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो लोकल फैक्टर्स को देखते हुए बनती है, बेसिंग द लोकल फैक्टर्स। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी जो भी आरबीआई के थ्रू आता है, दैट ऑलवेज सी लोकल फैक्टर्स। जो भी हमारा सीआरआर है या एसएलआर है, या फिर हम बात करें रेपो रेट की, ये बात करें रिवर्स रेपो की, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट मैक्सिमम ऑन लोकल फैक्टर्स। बट अगर इंटरनेशनलाइजेशन हो जाता है रुपये का, तो इट विल टोटल लोकल फैक्टर्स से अधिक हमें जो वर्ल्ड फैक्टर्स उस पे जाना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम करेगी हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज पे, जो कि भी लोकल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। सेकेंडली, हमारी जो भी इकोनॉमी है दैट विल become more susceptible to international economic fluctuations। जिसकी सब्सेप्टिबिलिटी है more susceptible to, जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होंगे, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमी की फ्लक्चुएशंस होंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी कंट्री, क्योंकि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होगा तो रुपी में भी वो चीज इंपैक्ट देखने को मिलेगा और इकोनॉमी में भी वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप देखें मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, तो जो मैनेज्ड करेंसी की बात करते हैं हम लोग, जिसके हेल्प से कि हम सब ने प्रोटेक्ट किया था अपनी इकोनॉमी को 1980 और 2008 में, जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुए थे या इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी 1980 और 2008 में। हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो वर्ल्ड लेवल पे, तो उन्होंने मैनेज करेंसी का यूज करके अपने इकोनॉमी को बचा लिया था। पर ये जब इंटरनेशनलाइजेशन हो जाएगा तो दिस विल नॉट बी द केस एनीमोर, ये पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे इकोनॉमी किस पर डिपेंड हो जाएगी, इंटरनेशनल फ्लक्चुएशंस पे अधिक सब्जेक्टेबल हो जाएगी। तो जो मैनेज करेंसी का यूज करके हम बचा पाते थे अपनी इकोनॉमी को, वो नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर द सम ऑफ द इंपैक्ट्स ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप आप सबको समझ में आएगा। सेकंड जो मेजर इंपैक्ट है दैट इज आउटफ्लो ऑफ हॉट मनी। सबसे पहले आप समझिए हॉट मनी क्या होती है। हॉट मनी क्या होती है कि मान के चलो अगर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब एक एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस या अनदर कंट्री ट्रांजेक्शन होते हैं फॉर व्हाट, इंटरेस्ट। अगर कोई एक करेंसी को हम एज दूसरे मतलब मान के चलो ये करते हैं, बोरोइंग्स देते हैं या फिर कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं ताकि हमारे करेंसी पे हमें इंटरेस्ट मिले, तो जब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी हो जाएगी तो रुपी की अधिक ये हो जाएगी, तो हो सकता है कि रुपी का आउटफ्लो अधिक हो जाए। ये इंटरेस्ट के लिए जो रुपी का आउटफ्लो अधिक हो जाए, दैट इज व्हाट, आउटफ्लो ऑफ हॉट मनी। हम इंटरेस्ट के लिए हो सकता है कि काफी लोग इंटरेस्ट गेन करने के लिए रुपी को इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा दे दें और इंडिया से आउटफ्लो हो जाए हमारी रुपी का,
इनफ्लो की जगह आउटफ्लो हो जाए। और ऐसा कब देखने को मिला था हम लोग को? ईस्ट एशियन क्राइसिस में। ये आउटफ्लो ऑफ हॉट मनी की प्रॉब्लम थी जो ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ था 1997 में। तो ये प्रॉब्लम्स इंडिया के साथ भी हो सकती है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ मनी के वजह से। सो दीज आर सम ऑफ द रिस्क इज इन्वॉल्व, और भी रिस्क हो सकते हैं, आप कमेंट करके बताएं। और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वे फॉरवर्ड पे। ठीक है, अपने रिस्क की बात कर ली, हमने एडवांटेजेस की बात कर ली, थोड़ी वे फॉरवर्ड की क्या क्या करना चाहिए हमें अगर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ मनी हो रहा है तो। सबसे पहले तो हमें कंप्लीट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करना चाहिए, तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी 100% हो जानी चाहिए। सेकेंड, जो फ्रेम पॉलिसी कॉशियसली, जो भी पॉलिसी हम फ्रेम करेंगे उसे कॉशियसली फ्रेम करेंगे, और उन पॉलिसीज को पहले टेस्ट करेंगे, एंड टेस्ट दैट पॉलिसीज इन रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में उन पॉलिसीज को पहले हम लोग टेस्ट कर लेंगे कि क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नेगेटिव्स है, क्या पॉजिटिव्स हैं, वो हो गई। thirdly, we can use bilateral and multilateral trade agreements to test the viability। हम लोग बायलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट में रूपी को इंटरनेशनलाइजेशन करके उस छोटे, मतलब बायलेटरल एग्रीमेंट और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट में ग्लोबल जाने से पहले हम लोग कुछ छोटे स्तर पे रूपी का विबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द वॉस्त्रो अकाउंट्स फॉर रूपी ट्रेड विथ रसिया एंड ईरान। हम लोग वॉस्त्रो अकाउंट्स का यूज कर सकते हैं फॉर ट्रेड विथ रसिया एंड रूपी ट्रेड विथ रसिया एंड ईरान। तो इससे क्या होगा, टेस्ट हो जाएगा रूपी की वोलेटिलिटी की, वायबिलिटी की, और उसका हमें रिजल्ट भी पता चल जाएंगे क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। तो ये कर सकते हैं हम। सेकंडली, आर आई दैट इज रूपी इंटरनेशनलाइजेशन। रूपी इंटरनेशनलाइजेशन में ऑल्सो रिक्वायर एन इफिशिएंट स्वैप मार्केट एंड स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो हमारी जो स्वैप मार्केट होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी अच्छी होनी चाहिए अगर हमको इंटरनेशनलाइजेशन करना है तो। We need to improve financial fundamentals to steps to improve sovereign credit rating। हमें अपना फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जो रूल है उसे इम्प्रूव करना होगा, और हमें सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स जो है उसे भी इम्प्रूव करनी होगी। सो दीज आर सम वे फॉरवर्ड्स, और भी वे फॉरवर्ड्स हो सकते हैं, मैं चाहूंगा आप उसे कमेंट करके बताएं। नाउ मूव इनटू कंक्लूजन। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आपकी बॉडी अच्छी है तो ट्राई टू कंक्लूड विद सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि हमने किया हुआ है, मीन करिए सेंटेंस के थ्रू, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी थ्रू विथ एसोसिएटेड रिस्क, हालांकि उसके साथ रिस्क हैं, इज इनएविटेबल फॉर इंडिया, इज इनएविटेबल। अगर इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमिक पावर जो बन रही धीरे धीरे इंडिया को वो बनना है तो जो ये इनएविटेबल है, अगर इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनती है तो रूपी में ट्रेड ट्रांजेक्शन होंगे और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी होगा। तो हमें रिस्क होना है, रिस्कों को लेके चलना ही होगा अगर हमें ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनना है इन मल्टीपल वर्ल्ड। जब मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या देखिए, जैसे कुछ साल पहले बायपोलर वर्ल्ड था, दैट इज एक साइड थे यूएसए से सपोर्टेड और दूसरी साइड थे यूएसएसआर के सपोर्टेड, जो कोल्ड वार का टाइम था। पर अब क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया, काफी बायलेटरल और ट्राइलेटरल या मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं, कंट्रीज के ग्रुप्स हैं। सो अगर इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया को डोमिनेट करना है तो इंटरनेशनलाइजेशन रूपी होगा ही। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। टॉपिक्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो मैंने इसे इजी बनाने की कोशिश की ताकि आप सबको समझ में आए अच्छे से, लेमन लैंग्वेज में मैंने इसे पढ़ाया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है डेली बेसिस पे ऐसे वीडियोस को बनाने में, और आप लाइक से सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम डेली बेसिस पे ऐसे वीडियोज आप सबके लिए बना पाएँ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।